नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं। हालांकि आज का सेशन जो है वो 15 मिनट फिर से डिले हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। हम लोग जो है थोड़ा सा लेट हो गया हूं मैं, तो उसके लिए आप सभी लोग क्षमा करिएगा। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार तेजी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक बार तेजी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। यदि आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही होगी तो सेशन को हम लोग तेजी से शुरू करेंगे। चलें, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है आप सभी लोगों को? चलें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं सीधे। आज के सेशन पे चलते हैं दोस्तों। आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं कि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सरकार के सुव्यवस्थित वर्गीकरण की बात आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का अपना प्रयास करेंगे कि सरकार का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग जो है दोस्तों इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, अरस्तु महोदय की। बिल्कुल दोस्तों, अरस्तु महोदय ही जो है वो सबसे पहले सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण करते हैं। किस किस रूप में करते हैं आप सभी को पता है कि इन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र, लोकतंत्र की बात की है। हालांकि लोकतंत्र को जो है इन्होंने भीड़ तंत्र भी कहा है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? आप लोगों को बताना है असमानता का समर्थन किसने किया है। अरस्तु, हॉब्स, लास्की और रूसो में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। असमानता का समर्थन किसने किया है? चलेंगे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न में बी ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, यानी अरस्तु की बात कर रहे हैं। असमानता का जो है दोस्तों जो है दोस्तों समर्थन आपके अरस्तु महोदय ने किया था। दास का जो है इन्होंने दास प्रथा का भी समर्थन किया है। साथ में जो है दोस्तों ये समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार की बात करते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि ए विकल्प के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? रूसो ने जो सरकार का वर्गीकरण किया है उसमें से इसमें से किस एक को उसने जो है वो सम्मिलित नहीं किया था? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र या राजतंत्र, चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलो, बहुत ही बढ़िया।
चलें, तो जितने सारे लोग इसमें धनिक तंत्र की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। धनिक तंत्र की बात नहीं की है इन्होंने, जनतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र और एक और तंत्र बताया है जिसे आप लोग जानते हैं मिश्रित तंत्र के नाम से। तो मिश्रित तंत्र की भी बात जो है इन्होंने की थी। तो जनतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र और मिश्रित तंत्र, ये तो बात इन्होंने की है, यानी इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन कहीं पर भी जो है वो धनिक तंत्र की बात नहीं की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। प्लेटो जो दर्शन की शिक्षा देता है उसमें किस विषय को शामिल नहीं करता है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति आप सभी ने पढ़ी होगी, अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें बीजगणित की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजगणित को इन्होंने शामिल नहीं किया था, जबकि इनके दार्शनिक शासक के लिए अंक गणित का ज्ञान, खगोल शास्त्र का ज्ञान, संवाद शास्त्र का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान अति महत्वपूर्ण था, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने बीजगणित की बात नहीं की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। राजा के लिए जो शिक्षा पद्धति थी, राजा बनने के लिए बेसिकली, उसमें इसका उल्लेख आपको तीसरे चरण में मिल जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षा में निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट गुण है, आपको बताना है। चलें, अरस्तु के अनुसार शासक का विशिष्ट गुण साहस, न्याय, संगम या विवेक, चारों में से किसी एक को चुनिए। चले, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों न्याय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। शासक के लिए सबसे विशिष्ट गुण जो है वो न्याय माना है। इसके संदर्भ में जो है दोस्तों आपके अरस्तु का स्टेटमेंट है कि समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। समस्त नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति न्यायशील होता है, और न्याय को जो है वो शासक का सबसे आवश्यक गुण इन्होंने बताया था। शासक से जो है किसी भी प्रकार की गलती की अपेक्षा अरस्तु नहीं करते हैं। बाकी जो है दोस्तों शासक को विवेकशील भी होना चाहिए, साहसी भी होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक आपसे पूछा गया है कि इसमें से विशिष्ट गुण कौन सा है। तो सबसे अधिक, सबसे अनिवार्य गुण या विशिष्ट गुण जो है वो न्यायप्रिय होना शासक का होता है। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं या एक सर्वोच्च समुदाय है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और बोधा में से किसी एक को चुन लीजिए। चलें, राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं या एक सर्वोच्च समुदाय है, स्टेटमेंट किसका है। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको रिपीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं रिपीट करा रहा हूं आप लोगों को। यदि आप सभी को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अरस्तु के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे। आपको पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक और द प्रिंस दिया हुआ है। बच्चों वाला प्रश्न है, तेजी से उत्तर कर दीजिए। चारों के लेखकों के नाम क्रम से आप लोग लिख के भेज दीजिए। क्रम से आप सभी लोग लिख सकते हैं, सभी बहुत ही बेसिक किताबें हैं। चलिए, तो सभी लोगों का उत्तर जो है सी विकल्प के लिए आ रहा है, लेकिन
बाकी के लिए किसी का उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए, रिपब्लिक इनकी जो है दोस्तों फेमस पुस्तक है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, पॉलिटिक्स की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपके अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लेवियाथन की बात करेंगे तो हॉब्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द प्रिंस की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रिपब्लिक आपके प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? चलें, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्म विज्ञान, तत्व मीमांसा, सामाजिक विज्ञान। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था? उत्तर आप सभी लोगों को करना है। चले, बहुत ही बढ़िया। किस नाम से जाना जाता है इनके इस सिद्धांत को? तत्व मीमांसा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, या किसे कहते हैं तत्व मीमांसा? तत्व मीमांसा इनका सिद्धांत नहीं है। तत्व मीमांसा तो एक टर्म है, लेकिन इनका जो थॉमस हॉब्स का मूल सिद्धांत था उसे किस नाम से जाना जाता है? एक बार तेजी से चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलें, कोई भी। बहुत ही बढ़िया। चलिए, कोई बात नहीं। तो तत्व मीमांसा की बात की जाती है जब इसमें जो है दोस्तों किसी वस्तु का निर्माण तत्वों से माना जाता है। ठीक है, आपके थॉमस हॉब्स महोदय का मानना है कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ है वो भौतिक मूल कणों से हुआ है। भौतिक मूल कणों की बात करते हैं कि मनुष्य का निर्माण जो है वो भौतिक मूल कणों से हुआ है। और इसकी जो है दोस्तों अपने सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया था यांत्रिक भौतिकवाद। तो यांत्रिक भौतिकवाद जो है दोस्तों एक तत्व मीमांसा सिद्धांत है। किस पे आधारित है? तत्वों पे या मूल कणों पे आधारित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका जो तत्व मीमांसा का सिद्धांत है वो भौतिक जो है दोस्तों आपके यांत्रिक भौतिकवाद का इनका सिद्धांत है। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल का अर्थ है वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, यथार्थ इच्छा, इच्छाओं का सर्वयोग। चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चले, भैया जनरल विल पूछा गया है, यानी सामान्य इच्छा। चलें, तो सामान्य इच्छा की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा वो यथार्थ इच्छा के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य इच्छा को इन्होंने दो भागों में बांटा था। थोड़ा सा दिमाग पे आप लोग यदि जोर डालेंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इन्होंने इसको दो भागों में बांटा था, रियल विल और एक्चुअल विल में। सामान्य इच्छा को दो भागों में बांटा, रियल विल और एक्चुअल विल। या जो है दोस्तों सामान्य इच्छा इनकी यथार्थ इच्छा की जो है वो अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आपका उत्तर सही होगा। चलें, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे।
चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग चलें, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह एक भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। चलें, तो जो लोग इसमें डनिंग महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में डनिंग महोदय के साथ ही जाइएगा। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। कुछ लोग जो है इसमें ए विकल्प का भी चुनाव कर रहे थे, लेकिन आपको जाना है बी विकल्प के साथ। आगे बढ़ते हैं डनिंग के साथ। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है? सेफालस, थ्रेसिमेकस, अरस्तु और लोकोफोन। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का फिर से उत्तर सही हो जाएगा। राज्य परिवार या व्यक्ति के क्रम जो है दोस्तों बात करें, काल क्रम जो है काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में जो है वो उससे पहले आता है। यह कहना आपके अरस्तु महोदय का है। सी विकल्प के लिए उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? आप लोगों को बताना है सामाजिक संविदा की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। दूसरा दिया है, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। आप लोगों को चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, तेजी से उत्तर करना है। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया। लॉक के अनुसार जो है दोस्तों पूछा गया है, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे कि जो है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, आप सभी का उत्तर जो है चूंकि सही नहीं पूछा है, गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि सहमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन संविदा जो है दोस्तों प्रत्येक पीढ़ी को अपनी अपनी संविदा जो है अपने अनुसार करनी होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें प्रत्येक पीढ़ी को संविदा करनी होती है, और यहाँ पे कहा गया है कि संविदा जो है नहीं करनी होती है या सहमति नहीं देनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि लॉक के अनुसार जो है वो प्रत्येक पीढ़ी को सामाजिक समझौते के साथ जो है अपनी सहमति देनी पड़ती है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। दूसरा दिया है, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। तीसरा दिया है, गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए भैया। सही नहीं है, आप लोगों से पूछा गया है। प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिए कि सही नहीं है पूछा गया है। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, जबकि गौरव जो है दोस्तों तर्क को उत्प्रेरित करता है। अरस्तु महोदय ने ऐसा स्वीकार किया है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न में यदि डी विकल्प के साथ जाएंगे तो उत्तर आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। अन्य किसी विकल्प का चुनाव ना करिए। अगला प्रश्न दिया है, प्लेटो के रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है? आप लोगों को बताना है दोस्तों। न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलेंगे।
उपशीर्षक रिपब्लिक का। चले, बच्चों वाला प्रश्न है ये, सामान्य सा प्रश्न है, न्याय से संबंधित। प्लेटो के रिपब्लिक का जो है वो दोस्तों उपशीर्षक आपका न्याय से संबंधित है। उत्तर जो लोग ए विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रह रहे थे उनको आदर्श बर्बर किसने बताया था भैया? हॉब्स, लॉक, रूसो और इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक को जो है वो चुन लीजिए और अपना उत्तर तेजी से कर दीजिए भैया आदर्श बर्बर के लिए। चलें, तो जब आदर्श बर्बर की बात की जाती है तो रूसो महोदय का नाम जो है वो सामने आता है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझौता को यदि आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ये आपको मनुष्य के स्वभाव को के रूप में जो है आपको देखने को मिला होगा कि रूसो जो है वो मनुष्य के स्वभाव को एक आदर्श बर्बर रूपी मानते हैं, या मनुष्य को जो है एक आदर्श बर्बर प्राणी मानते हैं। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? लॉक, बेंथम, ग्रीन और मार्क्स में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आपसे पूछा गया है। चलें, लॉक के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? कमेंट करके तेजी से बताइए। चलें, बिल्कुल, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता यह मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं। जो लोग लॉक को जान रहे होंगे, लॉक को पढ़ा होगा, उन सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संख्या निश्चित की है। कितनी निश्चित की थी दोस्तों? 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या 20,000 व्यक्ति? चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। इसमें किस फार्मूले का प्रयोग किया था इन्होंने, या किससे जो है वो प्रेरणा ली थी? यह गुणनफल के आधार पे है। चलें, 5040 व्यक्ति जनसंख्या जो है वो आपके प्लेटो के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। मेरा प्रश्न यह है, आप लोग अरस्तु की बात कर रहे हैं। अरस्तु महोदय जनसंख्या के बारे में कहते हैं ना बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। कुछ किताबों में 10,000 लिख दिया गया है, वो एक अलग मैटर है, उसमें आपको आयोग के उत्तर के साथ जाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में यदि कोई प्रश्न अरस्तु की जनसंख्या से संबंधित पूछा है और उसमें यदि 10,000 माना है तब आपको जानना है। चलिए, मेरा प्रश्न था कि किससे जो है वो ये प्रेरित थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस से जो है ये प्रेरित हैं। और ये 6, 7, 8, 9, 10 के गुणनफल के रूप में जो है ये संख्या प्राप्त होती है आपके 7, 8, 9, 10 के गुणनफल के रूप में यह संख्या प्राप्त होती है। यदि 7, 8, 9, 10 का आपस में गुणा करेंगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी 5040। इसको जो है प्लेटो महोदय ने आदर्श राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं, उसे तथा डर को? चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए भैया,
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें थॉमस हॉब्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा बी विकल्प के लिए। उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, किसको? उसको, स्वयं थॉमस हॉब्स को, तथा उसके साथ डर भी पैदा हुआ था। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ चिंतकों को आपको मिलाना है उनकी कृतियों के साथ। प्रश्न को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूं। हॉब्स, लॉक, रूसो की कुछ कृतियां आपको यहाँ पे दी हुई हैं, इसको आप लोग तेजी से सुमेलित कर दीजिए। आपको हॉब्स, लॉक, रूसो दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट दिया है। तो तेजी से इसको मिला दीजिए भैया। चले, बहुत ही बढ़िया। चले, तो हॉब्स से किसको मिला लेंगे सीधे? कहीं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हॉब्स से जो है आप लेवियाथन को मिला सकते हैं भैया, रूसो से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मिला सकते हैं, और लॉक को आप टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट से मिला लेंगे। तो आपका जो हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 3, सी का 1 आपके जो है दोस्तों सी विकल्प में दिया है। जितने सारे लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति या कानून? तेजी से उत्तर करेंगे। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में आप लोगों को बताना है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है? आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा इस प्रश्न को। चलें, तो जो लोग इसमें कानून की बात कर रहे होंगे, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति ही जो है दोस्तों कानून है। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपका है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? हॉब्स, बोधा, रूसो और ऑस्टिन। चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें फिर से रूसो की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु है। चूंकि सामान्य इच्छा जो है वो संप्रभु है, सामान्य इच्छा ही जो है वो कानून की अभिव्यक्ति है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, संप्रभुता का स्थानांतरण जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। सामान्य इच्छा जो है, आप अपनी इच्छा को कभी भी जो है स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं लेकिन स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना है रूसो महोदय का। उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, किसे पहले स्वप्नलोकी विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु, लॉक, प्लेटो, जीएस मिल। चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलिए, जय हिंद। अंकु मिश्रा जी। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। पहला स्वप्नलोकी विचारक क्यों कहा जाता है प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी विचारक? ध्यान रखिएगा, आदर्श राज्य की जो संकल्पना प्लेटो के द्वारा दी गई वह जो है दोस्तों एकमात्र विचार था, उसे वास्तविकता में जो है उतारा नहीं जा सका। और यदि कोई ऐसा विचार है जिसे वास्तविकता के धरातल पर स्थापित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे ही विचारों को स्वप्नलोकी विचार कहा जाता है। आदर्श राज्य की कल्पना के कारण जो है आपके प्लेटो महोदय को स्वप्नलोकी विचारक माना जाता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो ख्याली पुलाव
आप लोग पकाते हैं जी। आ जाइए। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? चलें, आप लोगों को उत्तर करना है। मनुष्य के जीवन को एकांकी, शूद्र, क्षुद्र, माफ करेंगे, घिनौना, पशुवत और अल्प बताया था। किसने बताया था? चलें, तो बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें हॉब्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर फिर से बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉब्स जो है वो प्राकृतिक अवस्था के मानव के संदर्भ में कहते हैं कि इनका जीवन जो है एकांकी है, क्षुद्र है, घिनौना है और पशुवत है। साथ में जो है दोस्तों अल्प भी है, क्योंकि एक दूसरे से खतरा है इनको। तो खतरा होने की स्थिति में इनका जीवन जो है वो ये लड़ कट के मर जाते हैं। तो उत्तर आपका जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, आप सभी लोगों को इसका उत्तर करना है। तेजी से उत्तर कर दीजिए। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें रूसो महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर फिर से सही हो जाएगा। आप सभी लोग इस प्रश्न में चलें, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा रूसो के लिए, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, बोधा, लाक और हॉब्स में से किसी एक को बता दीजिए। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक। चलें, चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग दोस्तों इस प्रश्न में हॉब्स महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु का मानना था दोस्तों ये किस आधार पर अरस्तु की उपेक्षा करते हैं? अरस्तु महोदय जो है जी बिल्कुल मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और ज्ञान को जो है वो सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन जब आपके हॉब्स महोदय आते हैं तो यह ज्ञान का अंत जो है वो इनका एक स्टेटमेंट है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है दोस्तों राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और जो मनोविज्ञान की सहायता लेने वाले पहले विचारक आपके हॉब्स महोदय हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधि और नैतिकता के बीच भेद मिटाना। सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं? हॉब्स लॉ चाहते हैं, लोक सत्ता का निर्माण करना चाहते हैं, राज्य और जो है के आधार पे करना चाहते हैं। उत्तर सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि एक मनुष्य होना चाहिए। चलिए, प्रश्न में ऊपर का हिस्सा कुछ छूटा हुआ है। चले, अरस्तु के यह घोषणा करने में
कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा आशय नहीं था। चलिए प्रश्न को उत्तर को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिएगा। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, इसका कौन सा एक आशय या इससे कौन सा एक अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। चले, तो स्वभाव से राजनीतिक प्राणी बताया गया है, तो मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है, बिल्कुल इसका आशय हो सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बिना राजनीतिक समुदाय में या बिना किसी समाज में शामिल हुए आप अच्छे जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना से है, बिल्कुल इसका आशय ये भी हो सकता है। राज्य और नागरिक समाज के बीच भेद है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, राज्य और नागरिक समाज के बीच कोई भेद नहीं है। आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ राज्य और नागरिक समाज के बीच जो अंतर होता है वो उसकी मान्यता का होता है, स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे, आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे। चलें, उनका मानना है कि यह जो है वो राज्य जो है वो सज्जीवन की प्राप्ति के लिए आया है और आपके उसी के लिए बना रहेगा। तो आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है। हेगेल और कांट की, मार्क्स और वेबर की, प्लेटो, हेगेल और मार्क्स की, रूसो, प्लेटो और अरस्तु की। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल पॉपर जो है दोस्तों प्लेटो, हेगेल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु भी मानता है, जो इसकी पुस्तक का शीर्षक भी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो ये जो है दोस्तों आपके प्लेटो, हेगेल और मार्क्स को ओपन सोसाइटी का एनिमी मानता है या शत्रु मानता है। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल की है। आपको दिया है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द जर्मन आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल इनएबिलिटी। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। चलो, बहुत ही बढ़िया। मार्क्स और एंजल के द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए, दोनों ने मिलकर जिस पुस्तक को लिखा है उसका नाम बताना है आप लोगों को। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जो लोग जर्मन आइडियोलॉजी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मन आइडियोलॉजी जो है दोस्तों ये दोनों लोगों ने जो है वो मिलकर लिखी थी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु का आदर्श राज्य, जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। हीगल, लास्की, सेवाइन और ग्रीन में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। चलें, तो जो लोग इसमें सेवाइन महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में किसके साथ जाएंगे, सी विकल्प के साथ, सेवाइन के साथ। अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये सेवाइन का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। और कल एक प्रश्न मैंने आप लोगों को ये कराया था, या किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के
वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर करिए आप सभी लोग। ये कल प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था, इस प्रश्न पे थोड़ा सा, इस प्रश्न को और एक और प्रश्न है जिसको लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। विकल्प प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा। स्टेटमेंट जो है मैक्स वेबर का है, कहीं कोई समस्या इस स्टेटमेंट में नहीं है। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात आज कर रहे हैं या कल कर रहे थे, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखा गया है उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आपके ओपी गाबा साहब की किताब में लिखा है, राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी अगला प्रश्न मैं आप लोगों के बीच ले आता हूं। तो इसमें कहा गया है कि भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा, शब्द को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? प्रश्न को ध्यान से सुनना है। इसमें लिखा गया है मत है, किसका मत है, किसका मानना है? चलें, तो अब इस प्रश्न में आप लोग उत्तर करिए, कौन सा विकल्प होगा? चलें, अब देखिए इस प्रश्न को लेके समस्या क्या है, दोनों प्रश्नों को लेके समस्या क्या है, अंत में कंक्लूड करके बताऊंगा। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप वेबर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जब पूछा गया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न में उत्तर माना किसको? लास्की को। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न के लिए उत्तर माना गया है लास्की को। इसमें कहा गया है राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है, या किसका मत है या किसका मानना है। प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि किसका स्टेटमेंट है। अब दंडाधिकारी शक्ति के एकाधिकार की बात जो लोग भी राज्य को संप्रभु शक्ति मानते हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग भी राज्य में संप्रभुता का जो है वो निवास मानते हैं, जितने सारे विचारक हैं, चाहे किसी भी विचारक को आप ले लीजिए, जो लोग ये मानते हैं कि राज्य के अंदर जो है वो संप्रभुता का निवास है, उन सबकी मजबूरी है कि राज्य को जो है वो दंडाधिकारी शक्ति का एकाधिकार दें। आप सभी को पता है कि संप्रभुता का जो है विभाजन नहीं किया जा सकता है, और संप्रभु जो है कभी भी, यदि मान लीजिए जिसके पास संप्रभुता है, दंड वही देगा। दंड, चूंकि संप्रभु व्यक्ति ही राज्य में सर्वोच्च है, तो जो सबसे बड़ा है या जो सर्वोच्च है, दंड वही देगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। अब आते हैं अब इस स्टेटमेंट पे, जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। अब देखिए लास्की का स्टेटमेंट आपके केटीसी में पेज नंबर 11 पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा गया है कि राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है या उनमें किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी भी प्रकार के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। ठीक है, अब जब ये कह रहे हैं कि किसी भी सीमा के जो है अधीन नहीं है, तो मतलब क्या है? स्वतंत्र है, इसी के पास जो है वो इच्छा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए जो केटीसी में आपके पेज नंबर 11 पे लिखा है।
उसके बाद आते हैं एक और पुस्तक जो ओपी गाबा साहब की पुस्तक है। इसमें जो है वो कहा गया है जी, चलिए थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं किसका स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो सर सुना दे रहे हैं, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेराल्ड लास्की ने एन इंट्रोडक्शन टू दी पॉलिटिक्स, यानी राजनीति की प्रस्तावना, 1931 में इनकी ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है भैया, इसको भी पढ़ लीजिए कि किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है, अतः आधुनिक राज्य में तो समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है। ये कह दे रहे हैं भैया कि यह किसका है, समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है। कौन हो जाएगा शिखर भैया, जिसके पास सर्वोच्चता है। एक स्टेटमेंट आप इनका जो है अपने लास्की महोदय का देख लीजिए। अब आते हैं उस मूल स्टेटमेंट में जहां से आयोग ने प्रश्न पूछा है। ये एक पुस्तक है दोस्तों आपके आरसी अग्रवाल की। आरसी अग्रवाल की पुस्तक यदि आप लोगों ने पढ़ी हो, इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है। पेज नंबर 66 को आप लोग देखेंगे। चलें, इसमें क्या लिखा गया है भैया, इसमें लिखा गया है लास्की डिफाइन स्टेट एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी divided into government and subject climbing within its allotted physical area, a supremacy over all other institution। यह भी जो है किसकी बात करते हैं, सर्वोच्चता की बात करते हैं, सर्वोच्चता की। अब आप लोगों को एक चीज समझना है कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एकाधिकार की बात कौन करता है या एकाधिकार को स्वीकार कौन करता है। तो जब एकाधिकार को स्वीकार करने की बात आ रही है या किसका मानना है कि बात आ रही है, तो आपके जो है लास्की महोदय भी इस बात को मान कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये सबके ऊपर सुपरमेसी की बात की जा रही है। यहाँ पे सुपरमेसी शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे यदि ये प्रश्न आपके टीजीटी में पूछा जाता है, यदि यह प्रश्न आपके टीजीटी में, आपके पीजीटी में जिस प्रश्न को पूछा गया है वह मूल रूप में स्टेटमेंट ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सारे स्टेटमेंट हैं इस संदर्भ में किताबों में लिखे हुए, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूं। स्टेटमेंट जो है वो स्वयं आयोग ने स्वयं बनाया है। इसीलिए तो कह रहा हूं, अभी सिर्फ मैं लास्की की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो है अन्य विचारकों की भी परिभाषा पढ़ेंगे तो सब में एक ही चीज मिलेगी। मैं आपसे एक ही बात तो कह रहा हूं कि जब यदि आप राज्य को संप्रभु संस्था मान रहे हैं तो जो संप्रभु होगा उसी को दंड देने का अधिकार होगा, जो नियम बनाएगा उसी को दंड देने का अधिकार होगा। तो अब आप लोगों को आगाह किस चीज से कर रहा हूं, ये सारे स्टेटमेंट दिखाने का मतलब क्या है, जो मूल स्टेटमेंट जो किताब में जो पेपर में पूछा गया है वैसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आयोग ने स्वयं इसको पढ़ के, इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के आयोग ने स्वयं बना लिया है। इसीलिए उस प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसका मत जो है, इस मत का समर्थन कौन करता है, या मत की बात कर रहे हैं, न कि ये पूछा गया है कि इसमें स्टेटमेंट किसका है। चलिए जी, अब देखिए अब करना क्या है आपको। यदि आपसे ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तब तो आप लोगों को जो है दोस्तों लास्की का चुनाव नहीं करना है। लेकिन यदि एलटी के एग्जाम में यदि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, माफ करिएगा, एलटी ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एलटी ग्रेड के एग्जाम में आप लास्की का चुनाव जरूर करेंगे। लोक सेवा आयोग यदि एग्जाम करा रहा है, कोई भी एलटी ग्रेड का एग्जाम चूंकि लोक सेवा आयोग कराता है, तो वहां पे आप लास्की का चुनाव करिएगा। ठीक है, और जब आपसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यदि आपसे पूछ रहा है, तब आप लोग जो है मैक्स वेबर का चुनाव करिएगा।
एविडेंस के रूप में आपके पास जो सबसे ऑथेंटिक किताब है वो आपकी आरसी अग्रवाल की भी किताब जो है वो, और भी कुछ किताबें हैं जिनको मैंने पढ़ा है, तो जो है दोस्तों मैं आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन चूंकि आयोग जो है वो हिंदी वाली किताबों को ज्यादा प्रीफर करता है, तो आप जो है इसमें आपके पास स्टेटमेंट, जो मूल स्टेटमेंट है वो यही है आपके मैक्स वेबर का, कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। भौतिक बल के विधि सम्मत एकाधिकार का दावा। किसी भी स्टेटमेंट को आप पढ़िए, चाहे आप गाबा साहब की किताब को पढ़िए, ठीक है, कहीं भी दंडाधिकार शक्ति के एकाधिकार की का शब्द का प्रयोग न ही कहीं गाबा साहब ने किया है, न ही आपके जो है दोस्तों के टीसी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और न ही आपके जो है दोस्तों ओपी गाबा साहब की किताब में इस स्टेटमेंट को दिया गया है। तो वहां पे जो है दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर भी नहीं किया गया है, आरसी अग्रवाल में भी नहीं किया गया है। सुपरमेसी शब्द का प्रयोग हर जगह पे हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को जी। तो जब आप एलटी का एग्जाम देंगे, एलटी ग्रेड का एग्जाम, तो आप लास्की को सही मानिएगा, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि वर्ष 2014 में जो 2005 में इन्होंने जो एग्जाम कराया है, उस एग्जाम में जो है आयोग ने आंसर जो है वो लास्की को माना है। और जब यूजीसी नेट के पेपर में इस सवाल को पूछा गया है 2014 के जून वाले पेपर में, तो उसमें मैक्स वेबर को सही माना गया है। और मूल रूप से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसी का नहीं है, इन दोनों में से दोनों स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के दिया गया है। और अब स्टेटमेंट को तोड़ने मरोड़ने के आधार पे आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी लड़कों को 1 नंबर इस आधार पे दिया क्योंकि स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था। तो जब आप लोग कोर्ट जाएंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो आप अपने जो है दोस्तों अपने समर्थन में इस बात को रख सकते हैं कि फला एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि स्टेटमेंट को एज इट इज भाषा में पूछा जा सकता है। यदि आप लोगों का गलत हो गया तो आप लोग कोर्ट चले जाइएगा। उत्तर प्रदेश की भर्तियों की कई सारी प्रक्रिया होती है, प्री एग्जाम होता है। अब चूंकि ये 1 डे एग्जाम है, तो इसमें सबसे पहले विज्ञापन को लेके विवाद होगा। विज्ञापन का विवाद जैसे ही सुलझेगा, उसके बाद प्रश्नों को लेके विवाद होगा। प्रश्न का विवाद जैसे ही सुलझेगा, उसके बाद से जो है दोस्तों कैटेगरी के सीटों के आवंटन को लेके विवाद होगा, वो भी कोर्ट तक जाएगा। तो हर प्रक्रिया में एक बार कोर्ट जाना पड़ता है। उम्मीद करेंगे कि योगी जी ऐसी किसी व्यवस्था का निर्माण कर दें जिससे इन सब प्रक्रिया को फॉलो न करना पड़े। हालांकि आयोग आपको जो है वो परेशान करने का भरसक प्रयास करता है। मैं यदि आप लोगों को कोई भी आंसर बताता हूं तो कोई भी आंसर बिना, अब चूंकि मैं पढ़ाता भी हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है आप लोगों को यहाँ पे जी सिर्फ YouTube पे मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ। उसके लिए मैं स्वयं भी पढ़ता हूँ। एक किताबें नहीं, एक भाषा की किताब नहीं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबें पढ़ता हूँ। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। तो इंग्लिश की कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं जो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, उनको भी मैं पढ़ता हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश की किताबों में कई सारी चीज़ों को लेकर बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। इंग्लिश वाली किताब में कुछ और लिखा है, हिंदी वालों ने उसको ट्रांसलेट करके कुछ और लिख दिया, क्योंकि मूल सब्जेक्ट तो आपका इंग्लिश में ही लिखा गया है, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में भी नहीं लिखा गया था, वो जो है अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। क्योंकि इंग्लिश कोई यूनिवर्सल भाषा तो नहीं थी कि प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स सभी लोग जो है इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों विवाद भरपूर होता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान इस चीज का देना है कि किस आयोग का एग्जाम दे रहे हैं। जिस आयोग का एग्जाम दे रहे हैं उसके अनुसार आपको अपना उत्तर चुनना पड़ेगा। सारे एविडेंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी से फिर कल मिलता हूं।